कभी सोचा है कि जब एक कंपनी दूसरी को खरीदती है तो उसकी असली कीमत क्या होती है? हेडलाइंस में जो अरबों डॉलर का आंकड़ा दिखता है ना, वो अक्सर पूरी कहानी नहीं बताता। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और समझेंगे कि एक कंपनी की सही कीमत आखिर होती क्या है। इसको ना एक बड़े ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक पुरानी कार खरीद रहा है। कार की शीशे पर एक कीमत का स्टिकर तो लगा है, पर क्या वही असली सौदा है? शायद नहीं। अब देखिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। उस कार पर एक पुराना लोन भी है जिसे चुकाना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात भी है, कार में जो पेट्रोल की पूरी टंकी भरी हुई है वो भी साथ में मिलेगी। तो असली सवाल ये है, उस कार की असल कीमत क्या हुई? क्या वो सिर्फ स्टिकर प्राइस है या फिर स्टिकर प्राइस प्लस लोन और माइनस पेट्रोल का पैसा? और बस यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए अब इस कार वाले उदाहरण को आम सड़क से उठाकर सीधे वॉल स्ट्रीट पर ले चलते हैं, क्योंकि यकीन मानिए जो सिद्धांत एक पुरानी कार पर लागू होता है वही अरबों डॉलर की कंपनियों पर भी एकदम वैसे ही लागू होता है। फाइनेंस की दुनिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन या जिसे बाजार पूंजीकरण भी कहते हैं, वो कार के स्टिकर प्राइस जैसा है। ये बस कंपनी के सारे शेयरों की कीमत को दिखाता है, लेकिन जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो है उस कार की असली टोटल कॉस्ट। इसमें कंपनी का कर्ज और उसके पास जो कैश है दोनों शामिल होते हैं। मतलब ये बताता है कि सौदा असल में कितने का पड़ा। मार्केट कैप निकालना तो बहुत आसान है, बस एक शेयर की कीमत को कुल शेयरों की संख्या से गुना कर दीजिए। ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट तो है, पर ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ये तो बस शेयर होल्डर्स के हिसाब से कीमत है, पूरी तस्वीर नहीं। असली लागत तक पहुंचने के लिए ना हमें मार्केट कैप से एंटरप्राइज वैल्यू तक एक पुल बनाना होगा। ये पुल हमें स्टिकर प्राइस की दुनिया से निकालकर कंपनी को खरीदने की असल कीमत तक ले जाएगा। तो चलिए फिर इस पुल को बनाना शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे कि एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला आखिर बनता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। इसका फॉर्मूला ना बड़ा लॉजिकल है। देखिए, हम मार्केट कैप से शुरू करते हैं, जो कि इक्विटी की वैल्यू है। फिर हम उसमें कंपनी का सारा कर्ज जोड़ देते हैं और आखिर में कंपनी के पास जो भी कैश या उसकी जैसी चीजें हैं उसे घटा देते हैं। अब सवाल ये है कि कर्ज क्यों जोड़ा? अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें कार का लोन चुकाना था। जब कोई कंपनी खरीदता है तो उसे उस कंपनी का कर्ज भी तो संभालना पड़ता है, तो ये भी तो सौदे की कुल लागत का हिस्सा हुआ ना। और कैश क्यों घटाया? क्योंकि कंपनी के पास जो कैश है वो उस पेट्रोल की भरी टंकी की तरह है। खरीदार उस कैश का इस्तेमाल या तो कर्ज चुकाने के लिए कर सकता है या फिर अपनी जेब से लगे पैसे की भरपाई के लिए, जिससे उसका नेट कॉस्ट कम हो जाता है। तो ये है सबसे जरूरी बात, एंटरप्राइज वैल्यू एक कंपनी की टोटल वैल्यू का माप है। ये सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए नहीं, बल्कि सभी इन्वेस्टर्स जैसे कि जिन्होंने कर्ज दिया है उन सब के लिए कंपनी के कोर बिजनेस की कीमत को दिखाता है। और इसीलिए M&A की दुनिया में इसे ही असली टेकओवर प्राइस माना जाता है। अच्छा, अब जब हम एंटरप्राइज वैल्यू समझ गए हैं, तो चलिए आज के मेन टॉपिक पर आते हैं, कैश फ्री डेट फ्री डील। ये एक ऐसा टर्म है जो अक्सर बड़ा कंफ्यूज करता है। इसके नाम में ही सबसे बड़ा धोखा है। कैश फ्री डेट फ्री का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि डील के बाद कंपनी में कोई कैश या कर्ज नहीं बचेगा। ये नाम तो बस डील के क्लोजिंग पॉइंट, मतलब लेन देन के ठीक उस एक पल की हालत को बताता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो कैश फ्री डेट फ्री डील में जो सेलर होता है वो कंपनी के मौजूदा कैश से उसके मौजूदा कर्ज को चुका देता है और फिर खरीदार एंटरप्राइज वैल्यू के आधार पर पेमेंट करता है। ये एक तरह से लेन देन के वक्त हिसाब किताब को क्लीन स्लेट करने जैसा है। तो क्या ये सिर्फ एक अकाउंटिंग का जादू है? क्या इससे सौदे की असली कीमत पर कोई फर्क पड़ता है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में नंबर्स कैसे काम करते हैं। तो क्या एक कैश फ्री डेट फ्री डील एक नॉर्मल डील से वाकई में अलग होती है? इसका जवाब मिलेगा नंबर्स में। आइए दोनों की आमने सामने तुलना करके देखते हैं। ठीक है, इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये एक कैश फ्री डेट फ्री डील है। यूजर्स ऑफ फंड साइड में देखिए पैसा कहाँ चाहिए। $600 मिलियन एंटरप्राइज वैल्यू खरीदने के लिए, $13 मिलियन फीस के लिए और $10 मिलियन कंपनी चलाने के लिए मिनिमम कैश। टोटल हुआ $623 मिलियन। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? सोर्सेज ऑफ फंड्स में देखिए $250 मिलियन का नया कर्ज लिया जा रहा है। तो बाकी का पैसा कहाँ से आएगा?
वो आएगा इन्वेस्टर की इक्विटी से, जो यहाँ है $373 मिलियन। इस नंबर को याद रखिएगा। अब एक नॉर्मल डील को देखते हैं। यहाँ यूजर्स साइड में सीधे $550 मिलियन की इक्विटी खरीदी जा रही है और $100 मिलियन का पुराना कर्ज चुकाया जा रहा है। फीस मिलाकर टोटल खर्चा है $663 मिलियन। अब इसकी फंडिंग कैसे हो रही है? 250 मिलियन नए कर्ज से, 40 मिलियन कंपनी के अपने कैश से और बाकी, अरे वाह, यहाँ भी इन्वेस्टर की इक्विटी ठीक $373 मिलियन ही है। तो देखा नतीजा क्या निकला? दोनों ही तरीकों में इन्वेस्टर को अपनी जेब से ठीक उतना ही पैसा लगाना पड़ता है और डील के बाद कंपनी पर कुल कर्ज भी उतना ही रहता है। मतलब डील का स्ट्रक्चर भले ही अलग दिखे, लेकिन इकोनॉमिक रियलिटी एकदम सेम है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो ये सिंपल सी मैथ्स उसे क्लियर कर देगी। अगर हम CFD डील के फॉर्मूले से शुरू करें और उसमें EV की जगह उसके कंपोनेंट्स यानी इक्विटी माइनस कैश प्लस कर्ज रख दें और फिर इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करें तो हम नॉर्मल डील वाले स्ट्रक्चर पर पहुंच जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, सिर्फ सिंपल मैथ्स है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? आखिर एंटरप्राइज वैल्यू और इन डील स्ट्रक्चर्स को समझना इतना जरूरी क्यों है? चलिए इस पूरे एनालिसिस के सबसे जरूरी नतीजों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, एंटरप्राइज वैल्यू हमें अलग अलग कंपनियों की सही तरह से मतलब एप्पल्स टू एप्पल्स तुलना करने में मदद करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका फाइनेंसिंग का तरीका क्या है। ये एनालिस्ट्स को सिर्फ कंपनी के कोर बिजनेस के परफॉर्मेंस पर फोकस करने का मौका देती है। ये EV/EBITDA जैसे जरूरी वैल्यूएशन मल्टीपल्स का आधार है और सबसे अहम, ये किसी भी सौदे की असली लागत को सामने लाता है। जैसा कि महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने कहा था, कीमत वो है जो आप चुकाते हैं, वैल्यू वो है जो आपको मिलती है। एंटरप्राइज वैल्यू हमें सिर्फ स्टिकर प्राइस से आगे बढ़कर कंपनी की असली वैल्यू को देखने में मदद करती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया में और कौन सी ऐसी स्टिकर कीमतें हैं जो हमें पूरी कहानी नहीं बता रही हैं? अगली बार जब कोई बड़ी डील की खबर देखें तो इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।